अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के घटक हैं ए मेमोरी, बी कंट्रोल यूनिट, सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी है उपयुक्त सभी। तो सीपीयू के घटक इसमें होंगे, डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी सीपीयू के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अत्याधुनिक रूप है, ए है सुपर कंप्यूटर, बी है आईफोन, सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का अत्याधुनिक रूप है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पत्राचार शिक्षा के प्रणेता कौन थे? आर.एन. टैगोर, जे.एल. नेहरू, एम.के. गांधी और डी है के.एल. श्रीमाली। तो इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउट है, इसको हम बाद में आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक मॉड्यूल है, ये है आपका फ्लेनेल बोर्ड, बी है एक पुस्तक, सी है स्व अध्ययन सामग्री और डी है परीक्षा प्रणाली। तो अनुदेशात्मक मॉड्यूल होता है आपका स्व अध्ययन सामग्री, यानी इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण कब हुआ? ए है 1980 में, बी है 1985 में, सी है 1990 में और डी है 1995 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ था 1980 में। कभी कभी www का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल शब्द संक्षेप है, ए है इजी मेल का, बी है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, सी है इलेक्ट्रिक मेल का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईमेल शब्द संक्षेप है इलेक्ट्रॉनिक मेल का, बी ऑप्शन इसमें सही है। भारत में कब और कहाँ प्रथम रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था? ए है 23 जुलाई 1926 मुंबई को, 24 जुलाई 1927 दिल्ली को और सी है 23 जुलाई 1927 मुंबई को और डी है 25 जुलाई 1927 दिल्ली को। तो इसमें सही आंसर होगा, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन 23 जुलाई 1927 को मुंबई में स्थापित हुआ था। और एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। भारत में यूजीसी ने कब उच्च शिक्षा दूरदर्शन प्रकल्प प्रारंभ किया था? ए है 15 अगस्त 1984, बी है 15 अगस्त 1985, सी है 15 अगस्त 1986 और डी है 15 अगस्त 1987। तो इसमें सही आंसर होगा 15 अगस्त 1984। शैक्षिक पाठशाला में सभी बीएड प्रशिक्षुओं का हम स्वागत करते हैं। शिक्षण और अधिगम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल किए थे, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और पहला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं हैं। पाठ्यवस्तु के लघुअंश रखे जाते हैं, प्रत्येक का संबंध आगे के पदों के साथ होता है। बी है, एक समय में एक विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त करता है। सी है, ए व बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ए और बी। अभिक्रमित अनुदेशन जो है
BF स्किनर ने 1950 में यह प्रोग्राम बेस शिक्षण दिया था। और इसमें हम क्या करते हैं, पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे फ्रेमों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक फ्रेम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक फ्रेम का अध्ययन करने के बाद एक छात्र उसे दूसरा फ्रेम दिया जाता है और दूसरा फ्रेम हल करने के बाद तीसरा फ्रेम दिया जाता है। इसी तरह से वो श्रृंखलाबद्ध रूप से सभी फ्रेमों का अध्ययन करते हुए उन दिए गए उससे संबंधित प्रश्नों को हल करता है। और इस विधि में एक समय में एक ही विद्यार्थियों को शिक्षण प्राप्त होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे, बी है पुनर्वलन सिद्धांत पे, सी है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पे और डी है यसार सिद्धांत पे। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत पर, जिसे BF स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रम में त्रुटि दर का प्रतिशत होता है 5%, 10%, 15% और 20%। रेखीय अभिक्रम में जो हम शिक्षण कार्य करते हैं उसमें त्रुटि दर की संभावना जो होती है, त्रुटि होने की जो संभावना होती है वो 10% होती है। 10% ही इसमें त्रुटि दर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय है थॉमस F गिलबर्ट को, बी है स्किनर को, सी है क्राउडर को और डी कोई नहीं। तो मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग दिया था थॉमस F गिलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, योजना प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? ए है किलपैट्रिक, बी है क्राउडर, सी है पावलॉव और डी है ग्लेसर। तो प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक महोदय को योजना पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, योजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? आदर्शवाद के सिद्धांत पर, बी है प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर, सी है प्रकृतिवाद के सिद्धांत पर और डी है सभी। तो इसमें सही आंसर होगा कि योजना पद्धति प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का विकास किया था? ए है प्लेटो ने, बी है सुकरात ने, सी है डीवी ने और डी है गांधी ने। तो इसमें सही आंसर होगा, समस्या समाधान विधि का विकास किया था जॉन डीवी ने। जबकि संवाद विधि का विकास प्लेटो को माना जाता है कि संवाद विधि का प्रतिपादन प्लेटो ने किया था। वहीं टोली शिक्षण का प्रयोग 1955 में USA के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। टोली शिक्षण का प्रयोग 1955 ईस्वी में USA में किया गया था। वहीं संवाद विधि को प्लेटो को माना जाता है कि संवाद विधि प्लेटो ने दिया था। वहीं प्रश्नीकरण विधि को सुकरात को माना जाता है कि प्रश्नीकरण विधि सुकरात ने दिया था। प्रश्नों के माध्यम से ही वो समस्याओं को हल करता था। अगला क्वेश्चन है, योजना पद्धति के कितने चरण होते हैं? तो इसमें सही है, योजना पद्धति के 5 चरण होते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के कितने पक्ष बताए हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं।
उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें सही आंसर होगा ए 3, बी 5, सी 8 और डी 2। तो उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्यों की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है? ज्ञानात्मक शिक्षण, बी कलात्मक शिक्षण, सी भावात्मक शिक्षण और डी है क्रियात्मक शिक्षण। तो अभी आपसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर ज्ञानात्मक होगा, भावात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, इसमें एक प्रकार कलात्मक शिक्षण नहीं होता है। तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार स्तर की दृष्टि से शिक्षण का प्रकार नहीं है? यानी शिक्षण को स्तर के रूप में विभाजित करते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर और डी वैज्ञानिक स्तर। तो इसमें सही आंसर होगा वैज्ञानिक स्तर। यानी हम शिक्षण को अगर स्तर के हिसाब से विभाजित करते हैं तो उसके 3 प्रकार होते हैं, स्मृत स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण विचारवान स्वतंत्र पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा चिंतन स्तर पूर्ण विचारवान स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है? स्मृत स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा स्मृत स्तर। यानी ज्ञानात्मक का आधार है आपका स्मृत स्तर। वाद विवाद, विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? वाद विवाद और विचार विमर्श ये चिंतन स्तर का शिक्षण है। यानी वाद विवाद, विचार विमर्श ये जो है चिंतन स्तर पर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वलन अंतःदृष्टि संबंधित है? बोध स्तर, स्मृत स्तर, चिंतन स्तर डी है ये सभी। तो पुनर्वलन अंतःदृष्टि संबंधित है बोध स्तर से। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? छात्र प्रधान, शिक्षक प्रधान, किसी की प्रधानता नहीं, शिक्षक गौण। तो यहाँ एक तंत्र शासन प्रणाली पूछ रहा है, तो एक तंत्र शासन प्रणाली में शिक्षक प्रमुख होता है, शिक्षक प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया में ए है केवल छात्र सक्रिय होते हैं, बी केवल शिक्षक सक्रिय होते हैं, सी है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और डी कोई नहीं। तो लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, जबकि एक तंत्र शासन प्रणाली में सिर्फ शिक्षक सक्रिय होता है, छात्र गौण होता है और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण नहीं है? शासन प्रणाली के आधार पर इसमें कौन सा शिक्षण नहीं है?
ए है एक तंत्री शिक्षण प्रणाली, बी है लोकतंत्री शिक्षण प्रणाली और सी है हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली और बी है स्मृत स्तर। तो इसमें शासन प्रणाली के आधार पर इसमें डी ऑप्शन गलत है। शासन प्रणाली के आधार पर हम शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, एक तंत्री शिक्षण प्रणाली, लोकतंत्री शिक्षण प्रणाली, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। जबकि स्तर के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर हम शिक्षण को भी 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल होता है आपका स्कूल होगा, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण होगा समुदाय या परिवार, और निरौपचारिक शिक्षा का जो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित होते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम होते हैं, वो निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित होते हैं। हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदी प्रणाली निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। ए है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना व संबंध, चौथा है सामान्यीकरण और पांचवा है प्रयोग तथा अभ्यास। तो जो आप लेसन प्लान बनाते हैं वह हर्बर्ट द्वारा दिए गए पंचपदीय प्रणाली के तहत ही बनाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि पंचपदी प्रणाली किसने दिया था, तो वहाँ पर आंसर होगा हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली दिया था। और हर्बर्ट ने जो पंचपदी प्रणाली दिया था उसका क्रम होगा, पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा होगा तुलना व संबंध और चौथा होगा सामान्यीकरण और पांचवा होगा प्रयोग तथा अभ्यास। तो इसमें सही आंसर होगा बी। लेसन प्लान हम बनाते हैं तो सबसे हम पहले प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं, प्रस्तावना कौशल को लिखते हैं, फिर हम उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य करके हम उसको क्रमवाइज लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसमें आपका सही आंसर होगा शिक्षण के 3 सोपान होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन शिक्षण की अवस्थाएं हैं? पूर्व क्रिया की अवस्था, बी है अंतः क्रिया की अवस्था, सी है उत्तर क्रिया की अवस्था और डी है सभी। तो शिक्षण की ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, यानी क्लासरूम के पहले जो लेसन प्लान अध्यापक बनाता है वो पूर्व की क्रिया होती है, अंतः क्रिया की जो क्लासरूम में एक्चुअल टीचिंग होता है, और उत्तर की क्रिया में जो इवैल्यूएशन होता है। अर्थात शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व की क्रिया, अंतः की क्रिया और उत्तर क्रिया। तो इसमें सही आंसर होगा डी। सूक्ष्म शिक्षण का कितना अंतराल होता है? ए है 20 मिनट, बी है 25 मिनट, सी है 36 मिनट, डी है 40 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतराल होता है 36 मिनट, यानी 6-6, 12, 6-6 करके होता है। टोटल 36 मिनट होते हैं। अगर आप उस तरह से देखेंगे, एक आपका एक स्किल को हम 6 मिनट का समय देते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं 2, 3, 5, 6। तो सूक्ष्म शिक्षण के पद होते हैं 5, लेकिन आप जब सूक्ष्म शिक्षण का जो सर्किल देखेंगे उसको काउंट करेंगे तो वहाँ पर 6 हो जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रस्तावना होता है, फिर माइक्रो टीचिंग होता है, उसके बाद उसका फीडबैक होता है, फिर आपका पुनः प्रस्तावना होता है, पुनः माइक्रो टीचिंग होता है और फिर पुनः फीडबैक होता है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के 5 पद होते हैं। उसमें पहला होता है शिक्षण होता है, दूसरा आपका फीडबैक होता है, री टीचिंग होता है, री फीडबैक होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण के 5 पद होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बीके पासी 1976 ने भारतीय परिस्थितियों हेतु कितने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किया है? ए 11, बी 13, सी 15, डी 17। तो इसमें सही आंसर होगा बीके पासी ने 1976 में 13 शिक्षण कौशलों की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ था? ए है अमेरिका 1961 में, बी है ब्रिटेन 1959 में, सी है फ्रांस 1972 में, डी है इटली 1955 में। तो माइक्रो टीचिंग का विकास अमेरिका में 1961 ईस्वी में हुआ था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में अमेरिका में किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? ए है पैकेमटकर ने, बी है मैककॉलन, सी है क्लिफर्ट और डी है एलन और एचिसन ने। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं एलन और एचिसन ने, जो 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किया था। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ये कथन किसका है? एलन का है, बी डी तिवारी का है, सी पासी तथा शाह और डी है बुश। तो ये कथन जो है एलन का है। माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग होती है जिसमें सारे हम छोटा कर देते हैं, उसमें हम छात्रों की संख्या 5 से 10 को रखते हैं, किसी एक कौशल का प्रयोग करते हैं, हम एक निश्चित समय में एक छोटी सी कक्षा में सब कुछ हम एक सूक्ष्म रूप से निर्धारण करके हम ये शिक्षण का कार्य करते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया ललिता एवं जोशी 1976 में, पासी 1974 में, भट्टाचार्य ने और डी है डी तिवारी 1967 में। तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में किया था। संप्रेषण में अगला क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण में कितने पक्ष होते हैं? तो संप्रेषण में 2 पक्ष होते हैं, एक आपका सेंडर होता है, एक आपका रिसीवर होता है। तो इसमें सही आंसर होगा बी 2 पक्ष। यहाँ आपके संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संप्रेषण सूचना देने वाला सेंडर होता है, वो मैसेज को लिखता है, इनकोडिंग करता है, फिर मैसेज होता है, फिर वो डिकोड करता है और फिर रिसीवर होता है जो सूचना प्राप्त करता है और वो फीडबैक देता है। तो इस तरह से संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संप्रेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ओरल संप्रेषण और दूसरा होता है रिटेन संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण में आपका होता है बॉडी लैंग्वेज होता है आपका, उसमें हम बिना शब्दों का प्रयोग किए अपने शरीर की भाव भंगिमा के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में जब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम संप्रेषण की क्रिया कहते हैं। संप्रेषण के 2 भाग होते हैं, एक आपका 2 माध्यम होते हैं, एक आपका औपचारिक संप्रेषण होता है, एक अनौपचारिक संप्रेषण होता है। जो किसी संस्था या संगठन में जो संप्रेषण किया जाता है उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। और जो हम अनौपचारिक रूप से जो संप्रेषण करते हैं, जैसे हम परिवार, घर पे, इधर बाज़ार में जो बातचीत करते हैं उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अथवा अचेतन या दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ये कोटेशन एंडरसन ने दिया था। यानी संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यह हमेशा
चलती रहती है, इसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ओके, थैंक यू। एक आपका टॉपिक छूट रहा था, SST सामाजिक अनुकरणीय कौशल। तो सामाजिक अनुकरणीय कौशल SST 1968 ईस्वी में क्रुक सैनक ने दिया था। ये सामाजिक अनुकरणीय कौशल